हिंदी कलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से शिक्षक बहाली से संबंधित है। जैसा कि आप जानते हैं कि विज्ञापन जारी हो चुका है। कब से आवेदन होगा, क्या कुछ होगा, सारे चीज़ इसमें लिखे गए हैं। जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसे पढ़ेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें जो सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं। पहला चीज़ ये है कि इसमें लिखा गया है कि आपको मतलब क्या पढ़ना है। 1 to 5 में आपको SCERT पढ़ना है, ये क्लियर लिखा गया है। और इसके साथ ही 9 to 10th 11th 12th में दोनों का जिक्र है, यानी आपको NCERT का भी जिक्र है। तो जब वहाँ चलेंगे तो वहाँ पढ़ लेंगे। तो एक चीज़ ये क्लियर कर दिया गया, अच्छा किया गया। थोड़ा और क्लियर होता तो और अच्छी बात है। इसके साथ ही पात्रता परीक्षा के बारे में भी क्लियर लिख दिया गया, जो पिछले वीडियोज़ में हमने उठाया भी था। ये चीज़ क्लियर बोल देना चाहिए था, लेकिन इसमें लिखा भी गया, क्लियर तरीके से लिखा गया है कि पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। हम आपको दिखाएंगे कि कहाँ लिखा गया है। कुछ चीज़ें और बच जाता है जो अभ्यर्थियों का डिमांड था, शायद मिले या नहीं मिले वो अलग बात है, लेकिन कुछ डिमांड था। पहला चीज़ कि ये अच्छा, एक चीज़ और कि आपका जो इसमें लिखा गया है कि मान लीजिए कि आप तीनों पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको चूज करना होगा कि किसको वेटेज, मतलब सबसे पहले किसको रखना चाहते हैं। तो ये चीज़ लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ तो ठीक है कि 1 2 3 से क्या होगा ना कि वेटिंग लिस्ट जारी नहीं करना पड़ेगा, एक ही बार में उत्तीर्णता वगैरह सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा और किसी एक पद पे आप उत्तीर्ण मान लिए जाएंगे। लेकिन ये सारी चीज़ ठीक होते हुए भी एक कंडीशन और करना चाहिए कि जो भी जिसे मान्यता नहीं दे रहे हैं, जो भी यूनिवर्सिटी की ये मान्यता नहीं दे रहे कि इस समय से पहले अगर आप उत्तीर्ण हैं तो ये यूनिवर्सिटी मान्य है, इसके बाद उत्तीर्ण है तो आप मान्य है, इसकी पूरी लिस्ट जरूर जारी कर देना चाहिए। नहीं तो फिर से कोर्ट वगैरह का मामला चलने लगेगा, क्योंकि मान लीजिए कि वो 2 में क्वालिफाई है, आप एक में उसे उत्तीर्ण दिखा दिए, एक में उसे सीट नहीं दिए, तो हो सकता है कि आगे चल के आप कहें कि ये यूनिवर्सिटी मान्य नहीं है, ये या ये डिग्री मान्य नहीं है, ये ग्रेजुएशन की डिग्री यहाँ से किया है ये मान्य नहीं है, चाहे ये मान्य नहीं है, और वो 1 to 5 में भी क्वालिफाई है, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। तो ये थोड़ा जो भी यूनिवर्सिटी का लिस्ट है, चाहे जो भी चीज़ें हैं, वो ज़रूर एक बार मतलब जिसे मान्य नहीं करेंगे उसे ज़रूर दे देना चाहिए, ताकि दिक्कत नहीं हो आगे। और नहीं तो उनका डॉक्यूमेंट जो भी है वो वेरीफाइड कर ले, उसके बाद आप रिजल्ट की घोषणा करें, यानी मेरिट की घोषणा करें, तो अच्छी बातें हो जाएंगी यहाँ पे। तो एक प्रश्न ये बनता था। दूसरा प्रश्न ये कि अभ्यर्थियों को थोड़ा सा सिलेबस में थोड़ा सा और इजीली कर दिया जाता को और अच्छा हो जाता कि इंग्लिश हिंदी में ग्रामेटिकल ही पूछा जाएगा, ये चीज़ लिखा हुआ होता और अच्छा हो जाता। और दूसरा चीज़ उन्होंने तो बहुत आसान लिखा था कि पढ़ने आना चाहिए, तो इस तरह का हो तो बात ही कुछ और है। और दूसरा चीज़ ये कि किससे कितने प्रश्न पूछे जाएंगे ये क्लियर हो जाता है, तो और अच्छा हो जाता है। यानी मान लीजिए कि पर्यावरण लिखा गया, उसमें लिख दिया जाता है कि हाँ 10 प्रश्न इससे रहेंगे। समान विज्ञान है, अगर विज्ञान लिखा उससे 10 प्रश्न रहेंगे, चाहे 20 प्रश्न रहेंगे या 30 प्रश्न रहेंगे। इसी तरीके से मैथ में इतने प्रश्न रहेंगे, रीजनिंग में इतने प्रश्न रहेंगे, तो और अच्छा हो जाता है। फिलहाल ये थे मुख्य जो मुद्दे जो हमने रखने की कोशिश किया। अगर आप सहमत होंगे तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिलहाल यहाँ पे जो लिखा गया है कि कितने किसमें पद हैं और इसका विस्तृत जिलावार सीट भी उपलब्ध होगा, नहीं हो तो कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इसका लिंक दे देंगे, वहाँ से देख लीजिएगा। अब चलिए एक एक पॉइंट पढ़ेंगे हम। ये सारे रिक्ति से संबंधित है कि इसे हम पढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे, और जो भी मूल वेतन वगैरह है वो तो आप जानते ही हैं, इसकी भी चर्चा नहीं करेंगे। जो पहले से हमने बता रखा उसकी चर्चा नहीं करेंगे। आपको पढ़ना होगा तो यहाँ से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और ये सारी चीज़ यहाँ पे लिखे गए हैं। अब यहाँ पे बात कर लें, इसमें आवेदन कौन करेंगे। अच्छा, रिक्तियों के बारे में भी लिखा गया है कि विज्ञापित रिक्तियों की संख्या बंधित है, जो घट बढ़ सकती है, और एक से अधिक में चरणों में आयोजित हो सकता है परीक्षा, ये कहना है अभ्यर्थियों की संख्या के अनुरूप। इसके बाद आगे लिखा गया है विद्यालय अध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हता क्या होगी। तो पहले तो हम आपको बता दें कि भारत का नागरिक हो और बिहार राज्य का अस्थायी निवासी हो। बिहार वाले ही केवल अप्लाई करेंगे, अन्य राज्य वाले इसमें अप्लाई नहीं करेंगे। और ये सारी जो चीज़ आपके सामने दिख रहे हैं ना, इसे हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि पिछले वीडियोज़ में भी हमने इसको बार बार पढ़ा है कि डीएलएड में इतना चाहिए, इसमें इतना चाहिए, 5% छूट की बात कहा गया। बीएड का क्या देखा जाएगा, स्नातक देखा जाएगा। कुछ लोग पूछते हैं कि सर इंटर में मेरा कम है, हमने बीएड किया है, तो उनके लिए बाबू ये है, बीएड जो इन्होंने किया है ना, तो उनका स्नातक चेक किया जाता है। स्नातक में 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। बाकी सभी से पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं कि क्या क्या उन्होंने किया है, क्या क्या
ये सारी चीज़ पढ़ लीजिएगा, बांग्ला वगैरह सारी चीज़ के लिए दिया गया है, ये आपको मिल जाएगा। ये मुख्य है आपके लिए अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो। यहाँ पे गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भाषा से संबंधित अगर किसी को दिक्कत है तो वो जाके, ये शिक्षा विभाग का काम है, सचिवालय जाके मिले, वहाँ पे जाके नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें इनको देखना है, मतलब जाहिर सी बात है शिक्षा विभाग देखता है इसको। अब ये सब्जेक्ट वगैरह पहले से भी हमने ये PDF उपलब्ध करा रखा आपको। यहाँ से देखने के बाद अब जी हो गया, शैक्षणिक योग्यता वगैरह, अकाउंटेंसी के बारे में भी पढ़ लिए थे हमने पिछले वीडियोस में। अब और नीचे चलेंगे तो हमें पढ़ना है यहाँ से। अब यहाँ पे जो है इतना कुछ करने के बाद जो हमें PDF मिला था यहाँ तक, इसे मान्य होगा, इसे मान्य नहीं होगा, ये सारी चीज़ अब यहाँ से पढ़ना है। यहाँ से क्या दिया गया है को प्राथमिक शिक्षक के लिए सीटेट पेपर 1 अथवा बीटेट पेपर 1 ये क्वालिफाई होना चाहिए। सीटेट पेपर 1 या बीटेट पेपर 1 क्वालिफाई हैं तो आप 1 से 5 शिक्षक बनने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में ऊपर वाला शैक्षणिक प्रशैक्षणिक होना चाहिए। उसके बाद ये दूसरा है माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए स्टेट पेपर 1 अगर आप उत्तीर्ण हैं और बाकी सब शैक्षणिक प्रशैक्षणिक रखते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा, उच्च माध्यमिक के लिए स्टेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए, यानी 11-12 के लिए स्टेट पेपर 2 क्वालिफाई हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें आगे पढ़ेंगे, परंतु 2012 के लिए जो पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक हैं जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे उन्हें शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं होगी, ये लिखा गया। अब हम पढ़ते हैं नोट जो इम्पोर्टेंट है और पिछले वीडियोस में भी हमने इसका जिक्र किया था, उसके बाद लगातार कमेंट आने लगे थे उल्टे से। पढ़ लीजिए। अब शिक्षक प्रशिक्षण के वैसे अभ्यर्थी जो शैक्षणिक योग्यता धारित करते हो, पत्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो, डायरेक्ट क्या लिखा गया बाबू, पत्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो एवं शिक्षक प्रशिक्षण पूरा कर लिए हों तथा शिक्षक प्रशिक्षण की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हों, परीक्षा में क्या हो, सम्मिलित होने वाले हों, वे भी विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन कर सकेंगे बशर्ते शिक्षक प्रशिक्षण की परीक्षा का आयोजन, इन्होंने डायरेक्ट लिखा है किसका बाबू, शिक्षक, ये उत्तीर्ण माना है और उसके बाद शिक्षक प्रशिक्षण का बात किया गया है, आयोजन दिनांक 31/8/2023 तक पूर्ण हो जाए। ये परीक्षा इस समय तक पूर्ण हो जाए, क्यों उन्हीं लोगों को शामिल किया जा रहा है। उन्हें ऐसी परीक्षा में 31/8/2023 तक भाग लेने का प्रमाण यथा एडमिट कार्ड एवं परीक्षा फल सहित प्रशैक्षणिक अर्हता संबंधी सभी आवश्यक प्रमाण पत्र की मूल प्रति आयोग के द्वारा सत्यापन हेतु मांगे जाने पर ससमय उपलब्ध कराना होगा और सत्यापन के उपरांत उनकी प्रशैक्षणिक अर्हता मान्य होगी। आवेदन के समय उन्हें इस अवश्य का स्वघोषणा सेल्फ डिक्लेरेशन भी देना होगा इन सारी चीज़ों का। एतत् संबंधी सभी प्रमाण पत्र यदि आवेदन जमा करने के समय पूर्व से ही निर्गत हो तो उपरोक्त स्वघोषणा आधारित विकल्प लागू नहीं होगा। स्वघोषणा जो विकल्प होगा वो लागू नहीं होगा और ऐसे अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों के संबंध में अनिवार्य रूप से ऑनलाइन आवेदन में अंकित करना होगा और उसकी छाया प्रति भी देनी होगी, उसकी छाया प्रति देना होगा। उदाहरण, एक उदाहरण भी दिया गया, एग्जाम्पल भी दिया गया है। वर्ग 1 से 5 तक के लिए वैसे उम्मीदवार जो शैक्षणिक योग्यता धारण करते हों एवं सीटेट पेपर 1 में उत्तीर्ण हो, क्लियर लिखा गया है, शैक्षणिक योग्यता धारण करते हो, सीटेट पेपर 1 में उत्तीर्ण हो, परंतु प्रशैक्षणिक योग्यता से संबंधित पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में हो, बहुत बेहतरीन ढंग से लिखा गया, अंतिम वर्ष में हो, भी विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन दे सकेंगे बशर्ते कि शैक्षणिक योग्यता संबंधित परीक्षा का आयोजन दिनांक 31/8/2023 तक पूर्ण हो जाए। अच्छी चीज़ है, यहाँ पे क्लियर करिए उस समय तक परीक्षा हो जाए। मेरे ख्याल से जो बीएड वगैरह का जो एग्ज़ाम होने वाला था उन लोगों को शामिल करने के लिए ऐसा किया गया है। इसके बाद आयु सीमा के बारे में बताया गया है, तो ये आप जानते होंगे 18 कम है, न्यूनतम आयु ये है इनके लिए और बाकी सबके लिए 21 है और 37 वर्ष ये है, इसमें 10 वर्ष की छूट होगी और ये 60 वर्ष है किसी का कुछ है, तो आयु वाला अपना देख लीजिएगा। 1/8/2023 को आधार मान कर ये सारी चीज़ करने हैं, तो इसमें तो मैं कुछ कहूँगा नहीं, किसको क्या क्या है ये पहले से बता रखा है हमने भी। चलिए अब प्रश्नों के जो लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के आधार पे होगा, इसमें क्या एक्स्ट्रा जोड़ा गया है।
तो पहला चीज़ कि ये जो भाषा होगा, जो अर्हता रखना और सभी को एग्ज़ाम देना, वो 100 प्रश्न होंगे, 2 घंटे के होंगे, 25 इंग्लिश के होंगे और 75 में हिंदी भाषा, उर्दू भाषा और बांग्ला में से कोई एक चूज़ करना होगा, उसके 75 नंबर के होंगे। और दोनों मिला के आपको मात्र 30 अंक लेके आना है और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 30 अंक लेके आना है। इसी में थोड़ा-सा एक लाइन और जोड़ देते कि ये केवल मतलब ग्रामेटिकल वगैरह ये सारी चीज़ जोड़ दिए होते कुछ चीज़ें, चाहे ये आपको पढ़ने हैं टॉपिक, इसे पढ़ के आइएगा तो और अच्छा हो जाता है, बेहतर, बहुत ही बेहतर हो जाए। दूसरा सामान्य अध्ययन जो है 1 to 5 के लिए ये 120 क्वेश्चन रहेंगे, पहले 150 थे उसे हटा के 120 कर दिया गया, जो अच्छा किया गया। और ये 2 घंटे का होगा क्योंकि एक प्रश्न के लिए 1 मिनट अब आपको मिलेंगे। 60-60 120 होता है और 120 अंक भी रहेंगे, जाहिर सी बात जितने प्रश्न है उतने ही अंक दिए जा रहे हैं। इसमें देखा जाए तो क्या क्या पूछा जा रहा है, इसमें प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण यानी रीजनिंग, सामान्य जागरूकता करंट वगैरह, सामान्य विज्ञान यानी 9-10 का मेरे ख्याल से गणित होना चाहिए, सामाजिक विज्ञान 6 to 8 होना चाहिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 तक, भूगोल, पूरा भूगोल आपका पता होना चाहिए, भारत का भूगोल, बिहार का भूगोल, ये सारे चीज़, भौगोलिक दृष्टिकोण वगैरह सारा चीज़ नॉलेज होना चाहिए थोड़ा सा। पर्यावरण, पर्यावरण अब मेरे ख्याल से ये SCERT से होना चाहिए पर्यावरण, अब ये शामिल है। अब ये जो लिखा गया है सामान्य अध्ययन पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम SCERT से संबंधित हो गए, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। तो मेरे ख्याल से कुछ प्रश्न आपके SCERT से जरूर 20% से 30% या 40% जरूर होना चाहिए जब इन्होंने लिखा है तो, क्योंकि उस स्तर का लेंगे तो उस स्तर से भी होना चाहिए, उन सारे बुक्स का भी होना चाहिए, कुछ क्वेश्चन अपर के होंगे यहाँ पे। और इसे डिस्क्लोज कर सकते थे कि 80% उन सारे बुक्स जो चलते हैं वहाँ से होंगे, 20% इधर से होंगे, क्योंकि एक बार बहुत पहले 2012 में जब एग्ज़ाम हुआ था इस तरीके के स्टेट में दिया गया था। फिलहाल ये भी ठीक है, लेकिन इसमें कितने किससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये क्लियर नहीं किया गया, लेकिन ठीक है SCERT लिख दिया गया, कुछ हद तक ठीक है, लेकिन उसमें लिखा जाता और अच्छा हो जाता। विषय एवं सामान्य, यह है आपका माध्यमिक के लिए, माध्यमिक में आपका विषय से संबंधित होगा, तो ये भी 2 भाग में होगा। तो 2 भाग में कौन कौन सा भाग है, एक तो होगा, एक पहले बता दें 120 प्रश्न है कि जिसमें 80 जो होगा भाग 1 होगा, भाग 2 40 होगा। तो 80 जो प्रश्न होंगे वो आपके सब्जेक्ट से होंगे, जैसे आप गणित का अप्लाई कर रहे हैं तो गणित से होंगे, विज्ञान का अप्लाई कर रहे हैं विज्ञान का होगा, सामाजिक विज्ञान का अप्लाई कर रहे हैं तो सामाजिक विज्ञान से होगा, जो भी चूज किया होगा उससे होगा। और इसके बारे में लिखा भी गया है, विषय पत्र माध्यमिक विद्यालयों के विषयों के पाठ्यक्रम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति या NCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत उन अभ्यर्थियों को लगेगा जिनका NCERT अलग है और SCERT मतलब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो बुक चलते हैं वो दोनों अलग हैं। जैसे में इंग्लिश वाले बच्चे हो गए, इन्हें थोड़ा सा दिक्कत होगा, अब ये पढ़ें कि ये पढ़ें या दोनों पढ़ें, अब ये थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो इन्हें थोड़ा सा क्लियर और अच्छे तरीके से कर देना चाहिए कि अगर दोनों एक ही चल रहा है तो एक ही चले, दोनों एक ही चल रहा है तो वही चलेगा, नहीं तो बिहार वाला बुक। चलिए ठीक है जो भी इन्होंने लिखा, लेकिन थोड़ा सा उन्हें दिक्कत होगा क्योंकि इंग्लिश देखिएगा ना, दोनों का अलग अलग है। फिलहाल एक बार देख जरूर लीजिएगा, शायद हम गलत हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप हमें इंग्लिश कैसा है उनका। भाग 2 एक सामान्य अध्ययन पत्र है, इससे 40 प्रश्न रहेंगे, जिसके प्रश्न माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक गणित रहेगा, सामान्य जागरूकता करंट वगैरह, सामान्य विज्ञान 19th का विज्ञान वगैरह, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो 1885 से 1947 तक, और भूगोल मेरे ख्याल से शामिल है, भूगोल आपका सारा भूगोल। तो ये सारी चीज़ आपको देखने हैं। इसी तरीके से 11th-12th का जो भी सब्जेक्ट है वहाँ से आपके 80 प्रश्न रहेंगे, बाकी सबसे कितने रहेंगे बाबू, बाकी सबसे आपका 40 रहेगा, दोनों सेम है। और यहाँ पे भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और NCERT का जिक्र है। अब यहाँ पे आगे से पढ़ेंगे तो और इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो आपके सामने होगा। एक तो होगा ये ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, निगेटिव मार्किंग रहेगा, लेकिन कैसे क्या कुछ किया जाएगा इसके बारे में नहीं लिखा गया है, कितने ऑप्शन रहेंगे इसके बारे में भी नहीं दिया गया है।
फिलहाल आगे लिखा गया है कि किसको कितना चाहिए, तो 40% सामान्य वर्ग के लिए, इसके बारे में हमने बता रखा है किसको कितना चाहिए। और यहाँ पे महिलाओं, दिव्यांग को 32%। अगर 40% निकालते हैं तो मेरे ख्याल से ये हो जाएगा आपका, हमने निकाला था पिछले वीडियोज़ में, तो मतलब 120 का निकाले 40% को, ये बारह 32 बच्चों को 48 हो जाएगा। 48 नंबर आपको लेके आना है। बाकी लोगों के लिए 39 या जो भी समथिंग है 39-40 लेके आइए, उसके अबव ही लेके आइएगा, कम से कम इतना लेके आइएगा। इंटरव्यू इसमें नहीं होगा। मेधा सूची जो बनेगा वो पहले से भी हमने बता रखा है कि जो भी लिखित परीक्षा होगा उसके आधार पर जो सफल होंगे उनका औपबंधिक मेधा सूची तैयार किया जाएगा। लिखित परीक्षा के कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में क्या होगा, उम्र देखा जाएगा। उम्र के बाद ये भी हमने बताया था कि जैसे एस्टेट में लिखा होता है वैसे देवनागरी लिपि के अनुसार उनका नाम देखा जाएगा। ये सारी चीज़ होंगी। अधिमानता को, ये अधिमानता कैसे कैसे है ये थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। श्रेणी को अधिमानता ऑनलाइन आवेदन, अधिमानता के बारे में हम कह रहे थे कि ये कैसे करना है। मान लीजिए कि आवेदन आप करते हैं, एक से अधिक पदों के लिए आवेदन देने की स्थिति में अपने निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं उम्र के अनुरूप ही संवर्गों की प्राथमिकता अंकित करते हुए, अच्छा इन्होंने लिखा प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में एक से अधिक अध्यापक के पदों के लिए आवेदन देने की स्थिति में अपने निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं उम्र अच्छा उम्र में इधर उधर उम्र के अनुरूप ही संवर्गों की प्राथमिकता अंकित करते हुए एक ही ऑनलाइन आवेदन समर्पित करेंगे। सभी अभ्यर्थियों को अर्हता के अनुसार विद्यालय अध्यापक की विभिन्न श्रेणियों की अधिमानता ऑनलाइन आवेदन में दर्ज की जानी है। अब ये सीट नहीं खराब हो, लेकिन इन्हें क्या करना चाहिए, वेटिंग वगैरह रखना चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ना सारा प्रोसेस करते तो अच्छा रहता। बहुत सारे एग्जाम वगैरह में होता है ऐसा। फिलहाल इन्होंने ऐसा किया है, क्योंकि मान लीजिए उसके बाद पता चला कि वो ना उधर के रहे ना इधर के रहे, क्वालिफाई भी हो गए, तो फिर तो मामला बहुत जगह जा सकता है। अच्छा उन्होंने देखिए इन्होंने कैसे क्लियर किया, मेधाक्रम के अनुसार सफल अभ्यर्थियों के द्वारा विद्यालय अध्यापक के लिए दी गई अधिमानता एवं रिक्ति की उपलब्धता के आधार पर उन्हें एक पद ही आवंटित किया जाएगा। किसी एक अधिमानता के संवर्ग आवंटित हो जाने के पश्चात शेष अन्य संवर्गों के वृत्त पर विचार नहीं किया जाएगा, जिस पर अभ्यर्थी की कोई आपत्ति नहीं हो। जाहिर सी बात है जो चूज करेगा उसी पे जाएगा। जाहिर सी बात, अगर आप नहीं हटाएंगे तो खुद ही नहीं हटेगा वो, क्योंकि उसका चूज किया हुआ है। इस एसआई की घोषणा अभ्यर्थी को अपने ऑनलाइन आवेदन में करना होगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मत हटा दीजिएगा क्वालिफाई होने के बाद कि ये ठीक नहीं है वो ठीक नहीं है, बहुत कुछ होता है उसके बाद। इसके बाद लिखा गया है अभ्यर्थियों को आवेदन करते समय 3 जिला का अधिमानता अवरोही क्रम में देना होगा, यानी 3 जिला आपको दिया जाएगा। यही चीज़ हम कह रहे थे कि स्टेट वाले में जब आवेदन लिया जाएगा 3 जिला आपको सिलेक्ट करना होगा। वहाँ नहीं होता है कि अल्फ़ाबेटिकल देखा जाएगा, शायद इसमें लिखा होगा मेधाक्रम अधिमानता के रूप में प्राप्त नहीं होने के अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से रिक्त पद वाला जिला आपको आवंटित की जाएगी। अंतिम रूप से सफल उम्मीदवारों के चयन के पश्चात ही चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के पश्चात पदस्थापना मेरिट कम चॉइस के आधार पर संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा, परंतु मेधा के आधार पर अधिमानता के विद्यालय में रिक्ति नहीं होने पर उपलब्ध रिक्ति के अनुसार किसी भी विद्यालय में पदस्थापन किया जा सके, किसी विद्यालय में आपको भेज दिया जाएगा। अच्छी बात है। कोई अभ्यर्थी इस नियमावली के अंतर्गत अधिकतम 3 बार परीक्षा में भाग ले सकेगा। इसके बाद है आयोग की अनुशंसा के आधार पर ये संतुष्ट, अच्छा आयोग द्वारा की गई अनुशंसा नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं प्रदान की जाएगी जब तक कि यथा आवश्यक प्रमाण पत्रों की जांच के उपरांत प्रशासनिक विभाग संतुष्ट न हो जाए कि अभ्यर्थी विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए सभी दृष्टिकोण से उपयुक्त है। ये सारी चीज़ जांच करेंगे। अभ्यर्थी संबंधी स्वघोषणा के आधार पर उनकी उम्मीदवारी का मूल्यांकन किया जाएगा। और आयोग के वेबसाइट पर विषय विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध है। मुझे तो नहीं देखा कि इससे ज़्यादा कोई विस्तृत पाठ्यक्रम हो। वही चीज़ है जो इसमें दिया गया है। आयोग के विज्ञापन के आलोक में उम्मीदवारों के शैक्षणिक पर शैक्षणिक योग्यता, शिक्षक पात्रता पर अन्य सत्य मानते हुए इस पर सारी चीज़ ये करेंगे। आरक्षण का बारे में हम क्या पढ़ेंगे, आरक्षण आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये सारी चीज़ होने चाहिए। जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवासी संबंधित प्रमाण पत्र और क्रीमी लेयर वाला रहित प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा जो पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हैं। ये सारे ये डॉक्यूमेंट आपको ज़रूर होना चाहिए कि इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा। और ये सारी चीज़ आरक्षण में आप जाना चाहते हो तो ये सारी चीज़ जरूर बनवा ली। विवाहित महिलाओं का जाति, अस्थायी निवास, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार हुआ भी है, ये देख लीजिएगा। क्लियर लिखा गया है कि किसके नाम से क्या होना चाहिए, उनके पिता के नाम से होना चाहिए।
क्लियर देखिएगा आप लोग। आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति अस्थायी निवासी या क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की दशा में अपने अस्थायी निवासी के अंचल अपने मतलब वहाँ का सारा चीज़ होना चाहिए अस्थायी निवासी। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का, बाकी मेरे ख्याल से तो ये होते हैं वो तो कहीं का भी हो सकता है। आरक्षित कोटि के, क्योंकि वो जहाँ महिला शादी होके जाती है ना वहाँ का अलग हो जाता है और यहाँ का अलग हो जाता है, तो वो अपना देख के इसके हिसाब से बनाएंगे। वहीं से होता है जाति, तो वहीं का बनेगा, जब भी जाति बनता है वहीं का बनता है। ये क्लियर है कि जाति उनके घर का ही बनता है। संतुष्ट होने के पश्चात ही कोटि अंकन आवेदन ऑनलाइन करेंगे। आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण पत्र, अच्छा ये ब्लॉक लेवल पे आपका चल जाएगा, डायरेक्ट कहीं राजस्व अधिकारी दिया गया, अंचल अधिकारी राजस्व अधिकारी ब्लॉक लेवल पे। और ये है उनका क्रम, और इधर कोड लिखा गया है जो आगे मेरे ख्याल से सिलेक्ट करना होगा। और बाकी सब आप लोग पढ़ लीजिएगा दिव्यांग के बारे में। इसके नीचे आइएगा तो आपका EWS के बारे में भी लिखा गया, बाकी सब पढ़ लीजिएगा। ये सारे महिलाओं को इस विज्ञापन में 35% दिया जाएगा, मतलब 9, 10, 11, 12 में 35% है, बाकी सब मेरे ख्याल से 50% है। अब EWS के बारे में भी लिखा गया है कि जो उससे पहले उसी फॉर्मेट में मेरे ख्याल से ब्लॉक लेवल पे निकलता है, एक बार देख लीजिएगा। इस विज्ञापन हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 के आधार पर निर्गत EWS प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। ये तो हमने बताया कि करंट वाला ही मान्य होगा 2022-23 का ही। और यहाँ पे छोड़कर विलम्ब शुल्क का भी अगर प्रावधान होता है कोई, ये 31/8/2023 वाला डेट नहीं चेंज होगा। अब कौन कौन सा होगा जो आगे आपको देना होगा, तो मैट्रिक का प्रमाण पत्र और अंक पत्र, जन्म तिथि के साक्ष्य हेतु, विज्ञापन की कंडिका 4 शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता एवं शिक्षक पात्रता या दक्षता उत्तीर्णता के अनुरूप सक्षम प्राधिकार के द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, विज्ञापन कंडिका 4 शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप अंक पत्र, बिहार राज्य का स्थायी निवासी संबंधित प्रमाण पत्र, और पिछड़ा और अनपिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर वाला ये सारी चीज़, और पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग का ये सारा घोषणा पत्र वगैरह आप देख लीजिएगा। अनुसूचित जाति का और भी चीज़ें देख लीजिएगा। आर्थिक रूप से EWS का उनका है, मुख बधिर वाला भी देख लीजिए, दिव्यांगता वाला भी देख लीजिए, और ये भूतपूर्व सैनिक वगैरह का सारा चीज़ देख लीजिए। नीचे में जाइएगा फोटो युक्त पहचान पत्र आधार कार्ड वाला, हाल ही में खींचा गया 2 फोटो, लिखित परीक्षा के लिए भरे हुए डाउनलोड किए गए आवेदन की प्रति, लिखित परीक्षा के लिए निर्गत एडमिट कार्ड की प्रति, लिखित परीक्षा के लिए भरे हुए डाउनलोड किए गए आवेदन की प्रति, अच्छा जो भी आवेदन होगा वो, और एडमिट कार्ड की प्रति। अब ये प्रमाण पत्रों की जांच, नियुक्ति पत्र निर्गत करने के पूर्व, मतलब जो भी प्रमाण पत्र जांच करना, शिक्षा पात्रता पर दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होने के संबंधी प्रमाण पत्रों की सहित अन्य प्रमाण पत्रों की यथा आवश्यक जांच कर लेंगे, ये सारी चीज़ जांच कर लेंगे। और जाली वाली पाने पे ये सारी चीज़ कार्रवाई होंगे। इसके बाद है बायोमेट्रिक के बारे में 200 रुपये आपको देने होंगे अलग से, लेकिन अगर आप आधार नंबर वगैरह यूज करते हैं तो वो ये 200 रुपया का भुगतान नहीं करना होगा। आधार वगैरह डाल दीजिएगा, अच्छी चीज़ है। सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपये, बाकी जगह देख लीजिए 200 रुपये, अन्य सभी अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपये। अच्छा, महिला के लिए कितना दिया गया? सामान्य अभ्यर्थी महिला के लिए कुछ छूट है? महिला को दे देना चाहिए, दिव्यांग के साथ सब जगह दे रहे हैं, यहाँ भी दे देना चाहिए। सभी आरक्षित या अनारक्षित महिलाओं यहाँ दे दिया है, बहुत अच्छा, महिला का दिया गया छूट, होना भी चाहिए 200। इसके बाद आगे बढ़िएगा को ये हमने बायोमेट्रिक फ़ी वगैरह का बता दिया। वैसे महिला को जिनका रियायत वगैरह है वो सारी चीज़ देख लीजिएगा। अब ऑनलाइन का बात बता दें, 15/6/2023 से होगा, 12/7/2023 तक होगा। और यहाँ पे अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र संबंधित कागजों की हार्ड कॉपी आयोग कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा स्वतः हार्ड कॉपी में आवेदन या कोई पूरक कागजात यदि दिया है तो वो हार्ड कॉपी आवेदन कागजात उनके आधार पर किया गया कोई दवा अनुमान्य नहीं होगा, कोई ये किसी काम का नहीं। आगे यहाँ पे सारी चीज़ प्रदर्शित होंगे। 2 वेबसाइट दिया गया है। एडिट करने का ऑप्शन आपका पहले रहेगा, पेमेंट करने के बाद नहीं रहेगा। फिर भी आप कोई गलती करते हैं तो इसे पढ़ लीजिएगा। वैसे जहाँ तक मुझे समझ, फिर भी अगर आप कोई गलती करते हैं तो बाद में क्या होगा ना कि आप
कैंसिल करके, यहाँ वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लिया हो फिर भी किसी त्रुटि के दृष्टिगत अपना आवेदन कैंसिल करना चाहते हैं, वे आवेदन करने की अंतिम तिथि के पूर्व अपने एप्लीकेशन को कैंसिल करते हुए मोबाइल ईमेल आईडी से, उसी मोबाइल ईमेल आईडी से दूसरा रजिस्ट्रेशन एवं नए सिरे से, मतलब वो पैसा चला गया, नया पैसा दे के सारा चीज़ कर लीजिए। ये अच्छा चीज़ इन्होंने किया, यानी एडिट का ऑप्शन वो नहीं देंगे। और जो भी ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, यूज़र आईडी, पासवर्ड वगैरह, वो सारी चीज़ अपने पास ज़रूर रखे रहिएगा, वो सारी चीज़ आगे काम आएगा। अच्छा फ़ोटो वगैरह आप वेबकैम के माध्यम से खींचकर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। और ये सारी चीज़ें हैं, बाकी सब आप अपना देख लीजिएगा। डैशबोर्ड वगैरह पे जो भी कॉपी है, जो भी फॉर्म भरेंगे उसको सुरक्षित ज़रूर रख लीजिएगा। जो भी पासवर्ड वगैरह मिलेगा वो सारी चीज़, नंबर वगैरह सारे चीज़ अपने पास ज़रूर रखिएगा। सारा डिटेल्स जो भी चीज़ें वहाँ दे रहे हैं वो भी रखिएगा सुरक्षित अपने पास। मतलब जो फिल कर रहे हैं जो भी डेटा, वो सारी चीज़ें जो प्रिंट आउट वगैरह होकर सारा चीज़ मिलेगा उसे भी रखिएगा। और भी चीज़ें हैं जो आप पढ़ सकते हैं। शैक्षणिक प्रशिक्षण की योग्यता तथा शिक्षक पात्रता या दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होने के संबंधित प्रमाण पत्र वही मान्य होंगे जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन में, जो भी डेटा आप देंगे वही जांची होगा, जाहिर सी बात है। तो ये सारी चीज़ अब यहाँ पे होते हैं पीडीएफ समाप्त। तो मुझे लगता है कि सारी चीज़ों को एक एक करके ये कर दिया गया है, कुछ कम, क्योंकि रात भी बहुत ज़्यादा हो गया है। हमने सोचा कि इसी से मैं बना दें, बाद में फिर टाइम नहीं मिलेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जो भी चीज़ें था वो चीज़ें हमने स्पष्ट तरीके से रखने का कोशिश किया, और जो डिमांड था वो भी इसमें हमने शामिल कर दिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।